और इसमें इसका मतलब बताते हैं कि जब गुरुदत्त जो थे, जो रहे, उसपे उनका चाइल्डहुड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बड़ा ट्रबल चाइल्डहुड था। पापा वापा को लेके जो चीजें हुई हैं, उनका जो भी जिक्र होता है कि मतलब जो जैसे भी रहे, जो जो बने या जो रहे, वो उसमें उनका चाइल्डहुड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो ट्रबल चाइल्डहुड था। भाई के डेथ और पापा का वो जो है क्रिएटिव राइटर बनने का जो सपना कभी पूरा नहीं होना, उस तरह की चीजें। एक बार बहुत वो एक किस्सा उसका जो है, आप एक बार जिक्र कर दें उसका तो। एक बहुत बड़ी अजीब सी बात कही थी उनकी सिस्टर ने, जिससे ना सब समझ में आती है उनके फादर की। सो ललिता लाजमी told me, our father was not interested in success. Our father was interested in poetry, which was not sufficient for survival. तो ये दो लाइन में तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जो थे वो बिल्कुल एम्बिशियस नहीं थे, और उनको ऊपर जाने का कोई शौक नहीं था। उनको शौक था पोइट्री का, और पोइट्री से पेट तो भरता नहीं और घर भी चलता नहीं। तो यही लाइन जो सार है, ये सार प्यासा का भी, अगर आप कैरेक्टर देखो, जो कहीं ना कहीं गुरुदत्त ने अपने पिता के जो चीजें थी कि वो क्रिएटिव सोल थे, और बहुत जगह घर बदलते रहे शुरुआत में। बचपन बहुत, जिसको कहते हैं ना कि एक स्टेबल घर नहीं था, तो अलग अलग घर बदलते रहे। उनकी माँ बहुत स्ट्रगल करती रही, और फिर एक भाई था जिनसे उनको बहुत लगाव हो गया था, लेकिन उस भाई की जब मौत हुई तो बहुत साल तक, क्योंकि वो इतने छोटे थे कि उस वक्त अपने भाई की मौत देखना वो थोड़ा उन्होंने अंदर तक हिला दिया था। और फिर थोड़ा वो छोटे छोटे काम भी करते रहे, लेकिन क्रिएटिव थे। तो बंगाल में यात्रा हो रहा है तो उससे भी सीख रहे हैं, लाइट एंड शैडो प्ले हो रहा है तो वहां से वो सब इतना मतलब बिल्कुल इम्बाइब शुरुआती किया। दौर पे 4 हाँ, साल की उम्र इम्बाइब से किया। ये सब करते रहे 4 साल की उम्र में वो सब कर रहे थे, तो सबने, उनके घर में उनकी माँ चूंकि राइटर थी, उनकी माँ लिखती थी और कई भाषाओं की ज्ञाता थी, तो वो उन्होंने पहचान लिया था कि यही जो है हमारे घर से, यही एक क्रिएटिव निकलेगा। और और उसके उनको तो बाद जब, खैर, उनको तो ज्योतिषी ने कहा भी था कि हाँ, आपका बेटा ज्योतिषी ने जो है कहा भी वो था, वर्ल्ड हाँ, फेमस बनेगा। वर्ल्ड फेमस बनेगा। और वो जब बड़े हुए तो एक टेलीफोन ऑपरेटर की उनको जॉब भी मिली, तो वो बड़े हम्म। परेशान थे कि 1-2 महीना उन्होंने जॉब की, और जब मौका मिला छोड़ने का तो पहली फुर्सत में उस जॉब को छोड़कर आए। और वो बुलाते रहे कि भैया ठीक है, जॉब छोड़ दिया, सैलरी तो ले जाओ। बट उन्होंने कहा नहीं, पीछा छूटा, मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। So he didn't go back। और फिर जब वो डांस वाला शौक चढ़ा और उदय शंकर की जब इंस्टीट्यूट में उनको दाखिला मिला, तब भी पैसे नहीं थे उनके पास। लेकिन वो उनके एक अंकल थे, बीबी बेनेगल साहब, जो उनके मेंटोर थे, और कुछ लोगों से मिलके उनकी माँ ने किसी तरह पैसा इकट्ठा हुआ और वो वहां से निकले कलकत्ता से। और वो बस, जिसको कहते हैं ना एक लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट होता है, वो जो जिंदगी बदलने वाला, तो वहां से जिंदगी जो बदली, वहां पे अकेले रहे, सीखा। उसके बाद 1947 जो आजादी का साल था, वो उनका बहुत स्ट्रगल का साल रहा। तो वो जो स्ट्रगल था और अपने जो पिताजी का पूरा संघर्ष था, वो मिला के उस 1 साल के स्ट्रगल में, 1.5 साल के स्ट्रगल में, गुरुदत्त ने ये जाना कि यार मैं इतना लिखा हुआ, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, प्यासा की स्क्रिप्ट भी कश्मकश के नाम से तभी लिखी थी। तो उन्होंने देखा यार मैं सुनाने जाता हूँ, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, कोई मैंने क्या लिखा है, कोई मतलब मैं राइटर हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि मेरे पास ये सब्जेक्ट है, नो वन इज इंटरेस्टेड। लोग तो कुछ अलग ही धुन में चलते हैं। तो वहां से ये आया कि आर्टिस्ट की कोई कीमत नहीं, कोई कदर नहीं है। मेरे फादर का भी यही हुआ। तो वो जो एक कैरेक्टर गढ़ा गया, विजय जो शायर विजय है, का जी। वो वहीं से आया। और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनकी सिस्टर ने बताया कि हालांकि माँ के बहुत लाडले थे, लेकिन जो टेम्परामेंट था पूरा, वो पूरा पिताजी से पिताजी आया। वाला वो था। वैसे ही थे, ना किसी से बोलते थे। उनके पिताजी भी ऐसे ही थे, अपने आप में गुमसुम, इंट्रोवर्ट थे। और ये भी था कि उनके पिताजी को भी कोई प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि उनके पिताजी का बहुत अकाउंट नहीं मिलता, माँ की बहुत बात होती है। और फिर जब आखिर में जिस वक्त साहिब बीवी और गुलाम बना रहे थे, उससे थोड़ा सा पहले उनके पिताजी की डेथ भी हुई थी। उसने भी उनको बहुत तोड़ा था, उन्होंने अपने बाल वाल मुंडवा लिए थे, और उस वक्त बहुत दुखी थे, क्योंकि किसी अकाउंट में मिलता है कि यार मेरा कोई मन नहीं करता, मुझे नींद नहीं आती। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर किस्सा कहोगे, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ ना कि मुझे लगा कि यार ये लिखनी जरूर चाहिए कहानी, वो ये थी कि पूरे बचपन एक स्टेबल होम नहीं है, एक घर नहीं है जिसको आप घर कह सको। और पूरी जिंदगी यही जद्दोजहद चलती है यार, कभी तो घर हो। देवानंद उनके दोस्त बनते हैं, बड़े स्टार बनते हैं, देवानंद उनको पहली फिल्म का मौका देते हैं। देवानंद का पाली हिल में बंगला बन गया है। वो बंगले पे जाते हैं और वो कहते हैं यार देव, तूने तो बड़ा कमाल कर लिया यार, ये मतलब ऐसा घर किसी का हो और क्या चाहिए, मतलब जन्नत है। और फिर उसी पाली हिल पे बंगला नंबर 48 बनाते हैं, सबसे आलीशान, देव साहब से भी बड़ा बंगला बनाते हैं।
इटली से मार्बल आते हैं, कश्मीर से लकड़ियां आती हैं, और मतलब जो भी उस वक्त का सबसे कीमती चीजें हो सकती हैं घर की मतलब हैं, वो एक मेंटल स्टेट समझने की अगर आप कोशिश करेंगे, जो आदमी इतने शौक से एक बंगला बनवाता है एक मुंबई बंगला के बनाता पॉश है। इलाके में, उसको तुड़वा देता है। और फिर एक दिन, हाँ, और फिर एक दिन जब इन हालात से गुजर रहा है, तो वो हालात में भी पहुंचा ऐसे है कि उसको नींद नहीं आती है, तो वो इस घर में सोता है, कलह भी है थोड़ी, गीता के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि जो मैं फिल्में बना रहा हूँ यार, एक चल गई है, कागज के फूल पिट गई है, ये हो क्या रहा है, मेरी समझ से बाहर है। तो फिर वो कहते हैं कि यार ये जो घर घर नहीं बन सका, उसका उसका जो मतलब है वो ये है कि यार घर बनाना था ना मुझे, उस जिस घर में मुझे नींद ही नहीं आती। मुझे मुझे नींद आती है वो 7x7 के मेकअप रूम में, जो मेरे वीडियो में। स्टूडियो में, वहां जाके मुझे गहरी नींद आती है। इस घर का फायदा क्या? तो वो फिर जो लाइन उन्होंने बोली वो बड़ी गहरी लाइन है, कि घर ना होने की तकलीफ से घर होने की तकलीफ और भी भयंकर होती है। तो इस एक लाइन में जो सार है, और गिरा देते हैं ये कहना, और है ना, नशे में आप ऐसी बातें कहते हो या फिलोसॉफिकल होकर ऐसी बात कहते हो वो अलग चीज है, हम सब कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बाकायदा मजदूरों को बुला के और बोला कि इसको गिरा दो, और पूरा बंगला सपाट कर दिया। ये बहुत कहते, ये मैंने कभी सुना नहीं था, और फिर मुझे लगा ये फिल्म का कोई सीन है, ऐसा ही फिल्म, अच्छा फिल्मों में सीन वो साहेब बीबी और गुलाम में वो हवेली गिरवाते हैं, वैसा ही सीन था बिल्कुल, जो गौरी में हुआ था। गौरी की शूटिंग के दौरान जो उनकी गीता के साथ सीन हुआ, अगर आप कागज के फूल देखेंगे ना, वहां पे एक शुरू में देवदास फिल्म बना रहे हैं, कागज के फूल के अंदर इज अ डायरेक्टर, और वो देवदास बना रहे हैं, तो उसमें जो पारो का रोल करने लड़की आई है उसको डांट के वही डायलॉग बोल रहे हैं जो गौरी में हुआ। हम्म। मतलब ये था कि जो इनकी जिंदगी में हो रहा था वो काफी हद तक ये अपनी फिल्मों में ले आते थे, तो इनका सिनेमा बहुत पर्सनल था, और कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा है, पिछली किताबों में सब सिनेमा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो 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 उसको इंस्पायर कर रहा है या जो उस सिनेमा को बनाने में रचने में मदद कर रहा है, उस कहानी की बात नहीं कर रहे थे। मुझे वो कहानी कहनी थी, वो कहानी बहुत जरूरी थी।